नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट का 11वां पार्ट है। यदि आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक गैर सरकारी संगठन है। किसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें कुल 193 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। डैश का उपयोग फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो इनमें से किसका उपयोग फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो जो 3 रक्षा बल हैं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, थल सेना होता है, वायुसेना और नौसेना, तो इन तीनों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला मारा गया था इस युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। डैश 1947 की भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत का विभाजन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में, तो उस समय विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि 1947 की भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू साप्ताहिक अखबार अल हिलाल की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल अखबार की शुरुआत किया गया था, वह किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा साप्ताहिक अखबार अल हिलाल की शुरुआत 1912 ईस्वी में की गई थी। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन, अरे ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। जो नेशनल इमरजेंसी होती है या फिर राष्ट्रीय आपातकाल, तो वह 352 के अंतर्गत लगाई जाती है। अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। और 356 होता है जो कि राज्य आपातकाल से संबंधित है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन होता है राज्य में, राष्ट्रपति शासन, तो उसके लिए 356 होता है अनुच्छेद, स्टेट इमरजेंसी जिसे कहते हैं। और इसके बाद होता है वित्तीय आपातकाल, जिसको संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को विनियमित करने वाला प्रमुख संगठन कौन है? तो जो स्टॉक एक्सचेंज है भारत में, उनको विनियमित कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंजों को विनियमित किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता 1992 में दिया गया था। इसको वैधानिक शक्तियाँ 1992 में मिली थी, सेबी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, डैश में एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर 2 या 2 से अधिक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयों का उपयोग शामिल है। तो एक कंप्यूटर के भीतर 2 या 2 से अधिक प्रसंस्करण, मतलब 1 से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट शामिल है।
इन सिंगल कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, और प्रोसेसिंग का मतलब प्रसंस्करण। तो एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग किसमें है? मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भारत के नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सुनिश्चित करता है, डैश में स्थापित किया गया था। तो एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। पेनगंगा और वर्धा किस नदी की सहायक नदियां हैं? पेनगंगा और वर्धा किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी की। पेनगंगा और वर्धा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गणित में एबेल पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? गणित में एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो गणित में एबेल पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेन उहलेनबेक। उहलेनबेक, करेन उहलेनबेक को जो है कि गणित में एबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला प्राप्तकर्ता है। यह नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के थे उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुप्य का। उसे रुप्य का के नाम से जाना जाता था। किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई थी? तो कौन सा एक्ट आया था जिसके तहत सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर अधिनियम 1853। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चार्टर अधिनियम 1853। डिब्रू साइखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? डिब्रू साइखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में यह वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है सम्मान के क्षेत्र में। और इसके बाद आता है पद्म विभूषण, तब आता है पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री आता है। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी में स्मारकों का समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। हम्पी में जो स्मारकों का समूह है वह कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से किस स्टेशन को जाना जाता था पहले? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 1887 में किया गया था और यह इस समय यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित है। तो पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम क्या हो गया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा जोन है? तो इसमें से कौन सा जोन है जो कि किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा जोन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्दर्न रेलवे। उत्तर रेलवे जो है कि किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा जोन है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो संशोधन करने का अधिकार किसको होता है? तो संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट, संसद को प्राप्त है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संविधान के संसद को ही प्राप्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 48वें अधिवेशन की अध्यक्षता किस शहर में की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 48वें अधिवेशन की अध्यक्षता किस शहर में की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 48वें अधिवेशन की अध्यक्षता बॉम्बे में की थी सन 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिराक मिर्ज़ा गियाथ। मिराक मिर्ज़ा गियाथ जो है कि हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार थे। इसे 1562 ईस्वी में बनवाया गया था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसको बनवाया गया था।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए ईआईसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच में, इसको समाप्त करने के लिए कौन सी संधि की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलौर की संधि। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। और पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई हैं? तो रूस से। उस समय यूएसएसआर था, तो वहीं से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया जो कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। डैश को भारत में रेलवे और टेलीग्राफ प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी के द्वारा ही ये सब किए गए। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई। किस धर्म सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में डैश का उल्लेख है? तो इनमें से किसका उल्लेख है अनुच्छेद 60 में? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। और भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में आता है। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की शपथ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस चिड़ियाघर का नाम बदल करके बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा है? तो बाबा साहेब ठाकरे के नाम पर कौन सा चिड़ियाघर का नाम रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल करके बाला साहेब ठाकरे नाम बदल कर रख दिया गया है। बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। डैश गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर है? तो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भावना कंठ। किस भारतीय राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया गया है। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक का नाम बताइए जिसे हाल ही में नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। तो वह कौन सी ट्रेन है जिसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारत में सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज वाहरे ब्रिज का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज वाहरे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। जनवरी 2021 में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो जो जनवरी 2021 में आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ITBP। ITBP टीम के द्वारा इसको जीता गया है। भारत ने वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 72वां गणतंत्र दिवस। 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इस साल जो 2022 में वह 73वां गणतंत्र दिवस हो जाएगा। बालिकाओं के लिए पंख अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। यह अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया है, पंख अभियान, और इसको जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत इसको चलाया गया है। बालिकाओं के उत्थान के लिए इसको चलाया गया है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है जिससे ऊर्जा मिलती है? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी के लिए प्रयोग किया जाता है और फैट को थोड़ा टाइम लगता है एनर्जी के लिए। तो यह दोनों आंसर इसका, यही आंसर इसका सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न देखिए, डैश जीन की कार्यात्मक इकाई है। तो इनमें से कौन जो है कि जीन की फंक्शनल यूनिट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है कि जीन की कार्यात्मक इकाई है। निम्न में से रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है? रिडक्शन मतलब कि अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड। रिडक्शन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। एक रिडक्शन होता है और एक ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अन्ननाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो है कि अपने अन्ननाल का सबसे लंबा भाग होता है और इसी में मोस्टली सबसे ज़्यादा खाना इसी में पचता है, छोटी आंत में ही पचता है सबसे ज़्यादा खाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, दूरी की इकाई है। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? जो लोहा होता है आयरन, आयरन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आयरन का रासायनिक प्रतीक है Fe। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील है? तो इन चारों में से पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl है। NaCl क्या होता है? नमक होता है। तो नमक पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से किस प्रणाली द्वारा हमारे शरीर रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं से सुरक्षित रहता है? तो कौन सी प्रणाली है जो कि हमारे शरीर में जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं उससे सुरक्षित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसमें WBC का रोल होता है। WBC वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म कर देता है, उससे सुरक्षा करता है। यह कौन निर्धारित करता है कि हमारी आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली। पुतली जो कि यही निर्धारित करता है कि हमारी आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।